नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे पाठ्य सहगामी क्रियाओं की गणना की कठिनाइयाँ। मतलब कि जब पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है तो उस समय की प्रक्रियाओं को सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट बिंदु जो था अंधा अनुकरण, मतलब कि बिना देखे बिना सोचे समझे किसी भी क्रिया का आयोजन करना, यानी कि अनुकरण करना, वो भी कैसा, अंधा, मतलब सोचना नहीं कि ये अगर किसी बारे में न सोचते हुए किसी कार्य को करना, वो अंधा अनुकरण कहलाता है। अनुकरण भी कैसा करना चाहिए जिसके बारे में हम पूर्व में जानकारी रखें, या फिर ऐसा अनुकरण जिसको हम करें तो सारे जो साधन हमारे पास उपलब्ध हो, इस प्रकार का अनुकरण करना चाहिए। ऐसा अनुकरण नहीं करना चाहिए कि अनुकरण तो हम करें लेकिन उससे संबंधित जो उपलब्ध संसाधन वगैरह है हमारे पास नहीं है। तो पहली घटना थी अंधा अनुकरण के बारे में हमने बात करी, अंधा अनुकरण। दूसरा बिंदु है समय सारणी में कम महत्व, समय सारणी में कम महत्व। दूसरी जो घटना सामने देखने को मिलती है वो है समय सारणी में कम महत्व। अब समय सारणी जो टाइम टेबल प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा जो टाइम टेबल डिसाइड किया जाता है, उसके अंतर्गत ऐसी जो लचीलापन नहीं होता है कि कभी भी कोई पाठ्य सहगामी क्रिया आयोजित की जाए तो उससे हमें हमारे जो शिक्षण कार्य को बाधित न हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लचीलापन नहीं होने के कारण क्या होता है, जब पाठ्य सहगामी क्रिया आयोजित की जाती है तो परेशानी को सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो कठिन विषय के बाद एक सरल विषय ऐसा डिसाइड किया जाता है और अंत के या प्रारंभ का जो जीरो कालांश होता है वो रिक्त कालांश के रूप में रखा जाता है। यदि ये रिक्त कालांश की व्यवस्था होती है तो कोई भी सहगामी क्रिया जब आयोजित की जाती है तो इसी रिक्त कालांश के अंतर्गत कर दी जाती है, जो जीरो कालांश के रूप में प्रदर्शित होता है। तो उस समय हम लोग कोई भी ये सहगामी क्रिया करवा सकते हैं। लेकिन प्रधानाचार्य जब इन जीरो कालांश के अंतर्गत जो रिक्त कालांश होते हैं उसके अंतर्गत भी यदि कोई शिक्षण विषय की एक्स्ट्रा क्लास जो कहते हैं, अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था यदि कर देता है तो समस्या आती है, क्योंकि कुछ बच्चे तो हमारे जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और कुछ बच्चे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तो जो स्थिति है वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जब आयोजन किया जाए तो अध्यापक है और जो विद्यार्थी है वो सभी यहाँ पर प्रतिभागी के रूप में कार्य करें। कुछ तो जो कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं, अध्यापक है जो निर्देशन का कार्य कर रहे हैं, तो उस प्रकार से तो सभी की यहाँ पर जो भागीदारी होनी चाहिए। तो समय सारणी में जब स्थान नहीं होता है, समय सारणी में इन सहगामी क्रियाओं के महत्व को नहीं ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तब ये समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे कि कालांश की व्यवस्था है, वहां पर लचीलापन करते हुए कालांश को एडजस्ट करने की सुविधा होनी चाहिए कि कोई भी कालांश को एडजस्ट करें। और हमें पता है कि ये प्रतियोगिताएं आने वाली है और हमें हमारे महाविद्यालय स्तर के विद्यालय स्तर पर इनका आयोजन करवाना है, तो समय सारणी में कुछ कालांश ऐसे होने चाहिए कि जब हम लोग एडजस्ट करें तो कोई दिक्कत ना हो। तीसरी घटना है साधनों का अभाव, साधनों का अभाव। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, साधनों का अभाव। अब कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको खरीदना काफी महंगा होता है, विद्यालय स्तर पर उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि जो फंड है वो कुछ सभी विद्यालयों में एक रूप से आता है, मतलब कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं आता है, वो उसमें एक रूपता होती। तो उस राशि से यदि अगर इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए जाए तो जब वो आयोजन करवाया जाएगा तो जो वित्त संबंधी जो खर्च होगा, धन का जो खर्च होगा वो कहाँ से लाया जाएगा। तो साधनों का अभाव है वो बहुत खलता है। जब ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी कमी के कारण भी ये सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु है अध्यापकों की अरुचि, अध्यापकों की अरुचि। जब हमने क्रियान्वयन व्यवस्था की बात करी थी तब हमने बात करी थी कि अध्यापकों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कही थी कि प्रत्येक अध्यापक को किसी
दे दिया जाता है। तो अध्यापक क्या करेंगे, उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो उस कार्य को वो सही से नहीं करवाएंगे, या फिर उस कार्य को करवाएंगे तो सही, भाई करवाना तो है कि प्रधानाचार्य ने उन्हें अनुमति दी है कि आप इस कार्य को करोगे, आज्ञा दी है, तो कार्य तो वो करवाएंगे, लेकिन क्या होगा कि वो उस कार्य को सफल बनाने में जो अच्छे से अच्छा प्रयास है वो नहीं कर पाते। तो इस कारण क्या होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जब आयोजन होता है उसमें कठिनाई होती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अरुचि। अब विद्यार्थी अरुचि किस कारण लेते हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे पढ़ाई में बाधा। अब देखती बात है, हमने पहले बात की समय सारणी में का कम महत्व, तो समय सारणी में अब जब सारे कालांश पढ़ाई के लगा दिए जाए, शिक्षण कार्य के लगा दिए जाए, तो कौन बच्चा अपना लॉस करके, कौन अपने अध्ययन का लॉस करके और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेगा। ठीक है, तो हमने पहली बात करी कि इनकी कालांश की व्यवस्था होनी चाहिए। तब कालांश की व्यवस्था नहीं होती है तो बच्चे भी क्या करते हैं कि हमारे पास पूरा टाइम तो विद्यालय में पढ़ाई के लिए होता है। ठीक है, तो फिर हम ये इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस वो नहीं कर पाते हैं। इसी कारण वो क्या करते हैं, अरुचि दिखाते हैं कि पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है इन प्रतियोगिताओं से, इसीलिए वो भाग लेते ही नहीं है। दूसरी बात है परीक्षा तैयारी की दृष्टि से। परीक्षा तैयारी, अब कभी कभी क्या होता है कि जब ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो उसके बाद या उसके पूर्व में परीक्षाओं का आयोजन करवा दिया जाता है, क्योंकि जो परीक्षाओं की तिथि है वो पूर्व में निर्धारित कर दी जाती है कि इस माह उक्त परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तब ये दिक्कतें आती है कि बच्चे हैं वो परीक्षा की तैयारी करेंगे या प्रतियोगिता की तैयारी, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं अपनी अरुचि दिखाते हैं। क्योंकि भाई घर वाले भी, परिवार वाले जो अभिभावक लोग हैं वो भी बच्चों को परीक्षा की तैयारी में ज्यादा जोर देंगे और प्रतियोगिता के बारे में उनको कहेगा कि आप प्रतियोगिता के बारे में तैयारियां करो, या फिर उनको मोटिवेशन करेंगे कि आप तैयारी करो, हम आपको सहयोग करते हैं। परीक्षा के लिए कोई भी माता पिता है वो तैयार होने के लिए आपको ये नहीं आता तो हम ये समझाएं, या फिर उससे संबंधित अगर उन्हें नहीं आता है तो किसी और से हेल्प लेकर उनको सिखाते हैं। लेकिन अगर बात करें परीक्षाओं दोनों का कंपैरिजन करें तो परीक्षा की तैयारी पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तब कठिनाई आती है। नेक्स्ट बात है इसमें विद्यालय से दूर निवास। देखिए, जब विद्यार्थियों का घर बहुत दूर मीन्स विद्यालय से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसी दूरी पर स्थित होता है, तब क्या होता है प्रैक्टिस के लिए तो कभी विद्यालय में जल्दी भी आना पड़ता है और कभी विद्यालय से लेट भी जाना पड़ता है। तो उस बीच क्या होता है, आते वक्त बच्चों को साधन नहीं मिलते हैं या फिर जाते वक्त बच्चों को साधन नहीं मिलते हैं, पेरेंट्स भी अगेंस्ट हो जाते हैं कि आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, इतने लेट क्यों आ रहे हो। तो इस प्रकार की जो बातें होती है उससे क्या होता है बच्चे का मन खराब हो जाता है और वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता है। तो वही बात है कि घर उसका जो निवास स्थान होता है वो विद्यालय से दूर होता है, तभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बच्चा अगर इंटरेस्टेड है भाग तो ले लेता है, लेकिन तैयारी के लिए वो टाइम नहीं दे पाता है। तो तैयारी का टाइम नहीं देगा तो वो अपना अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुतिकरण है वो नहीं दे पाएगा। इसी कारण उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके गठन में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है अभिभावकों की निरस्ता। अभिभावकों की निरस्ता। अब अगर हम बात करें कि ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, इनको भी परीक्षाओं के मुकाबले जो परसेंटेज दे दिया जाए या फिर ये कहा जाए कि जो स्थान परीक्षाओं का है, शिक्षा के अंतर्गत परीक्षाओं का जो स्थान है, परीक्षा के लिए माता पिता जी जान से जुट जाते हैं, बच्चों के लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वही स्थान यदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को मिल जाए तब क्या होगा कि जो अध्यापक भी तैयारी कर पाएंगे और अभिभावक है वो भी सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो अभिभावक है वो बच्चे को जो शैक्षिक निष्पत्ति पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा खेलने कूदने में तो है लेकिन उसके पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं। तब ऐसी जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आप शैक्षिक निष्पत्ति बच्चे की कम आ रही है तो माता पिता है वो नीरस हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ये सहभाग
बालकों को हतोत्साहित करना। तो जो अभिभावक है बालकों को हतोत्साहित करते हैं क्योंकि वो अपनी नीरसता दिखाते हैं। तो ये बात है कि जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई में बाधा के कारण, परीक्षा तैयारी की दृष्टि से, अपने घर के दूर स्थित होने से या फिर अभिभावकों की नीरसता के कारण इन पाठ्य सैनिक क्रियाओं के गठन में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा और बिंदु है, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इन बिंदुओं को मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रही हूँ। तो 6 बिंदु है परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली कैसे? अब परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में किस प्रकार घटनाएं उत्पन्न करती है। तो दिखती बात है कि बालक है वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा से ये पता चलेगा कि बालक उस कक्षा में उस शिक्षा को प्राप्त कर पाया है कि नहीं पाया है, मतलब उसका मूल्यांकन किससे हो रहा है? तो परीक्षा से हो रहा है। और परीक्षा के लिए, परीक्षा देने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। तो पूरा ध्यान कहाँ पर लगाता है? पढ़ाई पर लगाता है, जिससे कि क्या होता है, जो सहगामी क्रियाएं हैं उनके गठन में कठिनाई होती है। क्योंकि अगर केवल आयोजन करवा दिया, सारा काम करवा दिया और फिर खत्म कर दिया तो वो कोई व्यू नहीं कि भी आप सिर्फ आयोजन करवा दिया, व्यवस्था कर दी और समापन कर दिया। तो उसमें कुछ मोटिवेशन जैसे कि भाई आगे के लिए ये कहाँ काम आ रही है, उनके उद्देश्यों का निर्धारण नहीं हुआ कि भाई आपने जो भी प्रतियोगिताएं करवाई उसका क्या उद्देश्य था, उससे आपने क्या बच्चों ने क्या अचीव किया, आपके विद्यालय ने क्या अचीव किया, वो चीजें आप नहीं बता रहे हो। तो उसके अंदर क्या होगा कि बालक है वो पीछे रहेगा। वही बात है जब परीक्षा प्रणाली, परीक्षा के द्वारा बालक को आगे बढ़ना होता है और परीक्षा देने के लिए उसे तैयारी करनी है और वो यदि पूरी तैयारी पे ही ध्यान, परीक्षा की तैयारी पर ही ध्यान देता है तो वो सहगामी क्रियाएं में कठिनाई उत्पन्न होती है। क्योंकि एक बालक यदि तैयारी कर रहा है तो दूसरे सभी बालक भी देखेंगे ये तो तैयारी कर रहा है, हम क्यों भाग रहे हैं, तो वो भी पीछे हटते जाते हैं। तो परीक्षा के कारण, परीक्षा एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके कारण ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं बाधित होती है। एक तो ये होता है कि बच्चे क्लास में गए, परीक्षा है, वहां पर ये नहीं ग्रेडिंग सिस्टम है, केवल पढ़ना है, बच्चे समझ रहे हैं, ग्रेड मिल रही है, तो बच्चे तो क्या करेंगे, ठीक है ग्रेड तो मिल जाएगी, हमें एक अंक दिया जाता है जिससे कि परसेंटेज बनते हैं। तो बालक क्या करते हैं कि परसेंटेज कम करने पर उनका रुझान ये सहगामी क्रियाओं के प्रति कम होता जाता है। तो परीक्षा केंद्रित जो प्रणाली है उसके कारण भी जो सहगामी क्रियाओं के गठन में कठिनाई का सामना करना होता है। नेक्स्ट बिंदु है अधिकारियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण। अधिकारियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण। अब अधिकारी या तो हो सकता है समिति के सदस्य हो सकते हैं जो अपने पद पर बैठे हैं, जो पूरा जो प्रतियोगिताओं के सभी प्रकार के जो कामकाज है उनके बारे में उनको प्रमुख उनसे की परमिशन लिए बिना हम किसी कार्य को नहीं करवा सकते। जब उनसे परमिशन ली जाती है तो वो असहयोग, मतलब कि ये अपने पास है नहीं, आप कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं कह रहे कि हमारे पास ये सब सामग्री नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए हम इन्हें किसी न किसी प्रकार से उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, एक तो बात ये होती है और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास ये साधन उपलब्ध नहीं है, ये तो आपका कार्य सक्सेस नहीं होगा, इसे आप मत करवाओ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है क्योंकि उनका दृष्टिकोण कैसा है, असहयोगात्मक दृष्टिकोण है। वो सहयोग तो नहीं दे रहे हैं लेकिन बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन कार्यों को करवाने में। क्योंकि एक जो प्रधानाचार्य है, अध्यापक है, सब विद्यार्थी सभी मिलकर समिति का गठन करते हैं, समिति बनाई जाती है, व्यवस्था किस प्रकार होगी, कौन किस कार्य को किस प्रकार से देखेगा, सारी व्यवस्था होती है। लेकिन जब उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं उनकी परमिशन लेने के लिए, क्योंकि एक जो प्रधानाचार्य
लेकिन जब हम बात करें कि जो अधिकारी वगैरह हैं या फिर प्रधानाध्यापक है, कुछ सीमित क्रियाओं को हमारे पास इतने संसाधन है, हम तो यही क्रियाएं करवाएंगे, तब बालकों का रुझान कम हो जाता है। बालक है वो इस क्रिया में भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो सीमित क्रियाओं का आयोजन होता है कि भाई हर साल वही, सबको पता है कि प्रत्येक वर्ष हमें जो सहकर्मी क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी क्रियाओं का आयोजन करना, तो प्रत्येक साल वही क्रियाओं का आयोजन करवाया जाता है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, उससे बोर हो जाते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में भी कुछ नया हो, हम भी कोई अलग अलग प्रकार की क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण दें। तो जब ये सीमित क्रियाओं का आयोजन होता है, तब भी जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति विद्यार्थियों का, अध्यापकों का रुझान कम होता जाता है। नेक्स्ट है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण विचारधारा मतलब कि जो, अगर हम कहें कि जिनकी सोच लंबी नहीं होती है, जो मतलब कि हर तरह से नहीं देखते चारों ओर क्या हो रहा है, वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है, किस प्रकार की क्रियाएं होनी चाहिए, उनको न ध्यान में रखते हुए केवल ये बात ध्यान रखते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, केवल उनके जो नेगेटिविटी है उन्हीं को ध्यान में रखते हैं, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। जिनकी विचारधारा संकीर्ण होती है, छोटी सोच के व्यक्ति होते हैं, वो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, तब भी दिक्कत आती है। ये चीजें अध्यापकों को भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रधानाचार्य जब परमिशन देते हैं तो अध्यापक, लेकिन वो बोले ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको तो आप इस प्रकार से करवाइए, तब भी दिक्कत आती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, इनकी पारिवारिक स्थिति के कारण भी होता है, सामाजिक स्थिति के कारण भी इस प्रकार के, जब ऑल ओवर हम बात करें तो विचारधारा की, जब छोटी विचारधारा को, संकुचित विचारधारा का जब रूप देखने को मिलता है, तब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापक प्रशिक्षण को, अध्यापक प्रशिक्षण में स्थान नहीं होगा, प्रश्न स्थान नहीं होगा। देखिए अध्यापक प्रशिक्षण, जैसे कि बीएड, अगर हम उदाहरण लेते बीएड का, बीएड में कल्चर एक्टिविटी होती है, सभी प्रकार के जो प्रैक्टिकल चीजें अगर हम बात करें तो सभी प्रकार की क्रियाएं, श्रमदान वगैरह है, कोई भी मतलब कि भाषण प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, अलग अलग प्रकार की साहित्यिक प्रतियोगिता, सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं बीएड महाविद्यालय में आयोजित करवाई जाती है। लेकिन कुछ महाविद्यालय इन प्रतियोगिता का आयोजन नहीं करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, या फिर विद्यार्थी हैं वो रुचि नहीं लेते हैं, इससे क्या होता है, क्योंकि जो टीचर प्रशिक्षण लेते समय इन क्रियाओं को करते हैं, तभी तो विद्यालय में जाकर इन क्रियाओं को करवाते हैं। क्योंकि जब स्कूली शिक्षा होती है तो बालक परीक्षाओं के लिए वो अपने परसेंटेजों पर ध्यान देते हुए उन परीक्षा शिक्षण का कार्य वो करते हैं। लेकिन जब प्रशिक्षण की बात आती है तो यहाँ पर बालकों को पढ़ाने के साथ साथ बालकों को किन क्रियाओं से जोड़ते हुए आपके शिक्षण कार्य करवाना है, तो वो चीजें भी सिखाई जाती है। लेकिन अगर इन क्रियाओं को स्थान नहीं दिया जाता है, मतलब कि कुछ महाविद्यालय हैं अपने कार्य के कारण या फिर जो फैकल्टी स्टाफ वगैरह है उनकी कमी के कारण इन क्रियाओं का आयोजन वहाँ पर नहीं करवाते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो इन क्रियाओं से जुड़ते भी नहीं हैं, और जब विद्यालय में पढ़ाने की बात आती है, जब टीचिंग की बात आती है, तब इन क्रियाओं के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है तो वो किस प्रकार वो कार्य करवाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारे जो बिंदु हमने देखे, वो सारे बिंदु जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के जब गठन किया जाता है तो कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं की वर्तमान स्थिति, क्रियाओं की वर्तमान स्थिति। अब हम बात करें पाठ्य सहगामी क्रियाओं की स्थिति की वर्तमान में क्या चल रहा है। क्या पाठ्य सहगामी, पहले हमने देखा पाठ्य सहगामी क्रिया का संकुचित अर्थ देखा, व्यापक अर्थ देखा, ठीक है। तो हमने देखा करिकुलम था, वो करिकुलर एक्टिविटीज हमने पढ़ा। तो अब जो नया ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कह रहे हैं हम इसे, और ये पढ़ाई के साथ साथ चलती है। इन्हें
वर्तमान में ये जो लागू की गई है ये सही रूप से लागू है या नहीं। तो इसका पता किस प्रकार लगता है? तो इसका पता कुछ शोधों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगाया जा सकता है। उन्हीं कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है इस पाठ्य सामग्री के लिए। तो पहला बिंदु है उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण विद्यार्थी और शिक्षक रुचि नहीं लेते। पहला क्या है, वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो जो प्राप्त आंकड़े उनके आधार पर देखा गया है कि जो सहगामी क्रियाएं आयोजित करवाई जाती है उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि जब लिखा तो होता है कि उपरोक्त सहगामी क्रियाओं के आधार पर आप बच्चों जो समीकरण दिया होता है, ठीक है, जब पाठ दिया होता है उसके बाद में समीकरण दिया होता है, उसमें लिखा होता है कि अध्यापक इन क्रियाओं का आयोजन कर रहा है। सपोज एक निबंध अगर अध्यापक पढ़ा रहा है, बड़ी कक्षा में बात करते हैं हम 9th क्लास की, जब अध्यापक निबंध पढ़ा रहा है तो निबंध पढ़ाते हैं उसे क्या करना चाहिए? क्या निबंध किताब ली और किताब को पढ़ा दी? नहीं, वहां पर लिखा हुआ है कि अध्यापक कक्षा में जाए, सबसे पहले निबंध के बारे में बात करें, जैसे गाय का निबंध है, दिवाली पर निबंध है, जब पहले हम लोग 5 लाइन 10 लाइन का निबंध पढ़ते थे, फिर पैराग्राफ आया, फिर हमने उसकी रूपरेखा तैयार करी, उसके आधार पर हमने निबंध पढ़ा। अध्यापक इस प्रकार की चर्चा करें, फिर वो किसी भी टॉपिक पे बच्चों को जो पसंद है उसी प्रकार का टॉपिक उन बच्चों को दे दे और बच्चे उसी रूपरेखा स्वयं तैयार करें। पहले तो रूपरेखा क्या कहा अध्यापक ने बताई और दूसरी बात पेपर देखिए बच्चों को, बच्चे उस निबंध प्रतियोगिता खुद करें। तो ये भी पढ़ने के साथ साथ वो सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवा रहा है कक्षा में। तो यही बात है कि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, यहाँ पर तो उद्देश्य स्पष्ट था कि, लेकिन अध्यापक क्या करते हैं कि कौन इतना करेगा, तो चेक भी करना पड़ेगा। तो अध्यापक है उस उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं कि किस उद्देश्य से ये समीकरण में ये दिया गया है और मुझे ये करवाना है। तो क्या होता है, उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण अध्यापक जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो वही बात है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण, ठीक है, तो अध्यापक है और विद्यार्थी दोनों इसमें रुचि नहीं लेते। पहली बात तो यह है कि अध्यापक भी वो समीकरण बिंदु को देखता ही नहीं है कि मुझे क्या करवाना है, वो तो अपना जो पुराना ट्रेड है उसके आधार पर किताब ली, पाठ पढ़ाया, शब्दार्थ करवाया, प्रश्नोत्तर कुछ खुद ने करवा दिए, कुछ बच्चों को गृह कार्य के रूप में देते, वो यही कार्य करता है। वो देखता नहीं है कि पाठ के साथ साथ उसे और कौन सी क्रियाएं करवानी है। तब उद्देश्य अगर पूर्व में पढ़ लेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक के जो 3-4 पढ़ने जो आगे के होते हैं, जो आज हमने भी बुक देखी, जो अभी वर्तमान में जो बुक छप रही है NCERT द्वारा, जो उसके अंदर देखा तो उसमें बुकों में आगे भी बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत अच्छा समझाने की दृष्टि से उद्देश्यों को स्पष्ट दे रखा है, लेकिन अध्यापक उस उद्देश्यों को पढ़ता ही नहीं है। तो उससे स्पष्ट कैसे होंगे उद्देश्य, कैसे पता चलेगा कि मुझे शिक्षण किस प्रकार से करवाना है। तो शोधों के आधार पर देखें तो उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही रुचि नहीं लेते हैं। दूसरा बिंदु है प्रधानाध्यापक, जिसे प्रधानाचार्य भी कहते हैं, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों का नकारात्मक दृष्टिकोण, देखिए नकारात्मक दृष्टिकोण। अब जब प्रधानाध्यापक है और जो शिक्षक है वो इन उद्देश्यों की बात का उदाहरण ले ले, तो अगर ये उद्देश्य होते हैं तो कुछ बच्चे जो प्रतिभाशाली बालक है, आजकल तो औसत बालक भी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उन लाइनों को पढ़ते हैं, पूछते हैं कि जैसे कि टीचर ये मैम ये क्या दे रखा है, सर ये क्या दे रखा है, तो उनको वो डांट फटकार के
कि जब अध्यापकों को नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वो नेगेटिविटी ज्यादा रखते हैं। प्रधानाध्यापक अगर ऐसी कुछ क्रियाएं करा रहा है तो प्रधानाध्यापक उनको जाकर उनके अगेंस्ट हो जाते हैं कि आप ये उदाहरण क्यों करवा रहे हैं, आप अपने कोर्स पर ध्यान दीजिए, कोर्स को करवाइए। तब ये दोनों तरफ से बात हो सकती है कि कभी तो अध्यापक की नेगेटिविटी हो सकती है और कभी प्रधानाध्यापक की नेगेटिविटी होती है। उसी के कारण इन सहगामी क्रियाओं को में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या फिर कहें कि जो वर्तमान स्थिति है वो यही है कि नकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया है। नेक्स्ट है विद्यार्थी स्वयं की पहल का अभाव। विद्यार्थी स्वयं की पहल का अभाव। अब जो विद्यार्थी हैं वो केवल पढ़ने आते हैं, वो अपना कोर्स पूरा किया वो ठीक है, उनको ये नहीं रहता है कि हम और रुचि रखें और अलग अलग हम कहते हैं कि भाई विद्यार्थी है वो और साहित्यों को पढ़ेंगे, अन्य साहित्यों को इकट्ठा करने का कार्य करेंगे, रुचि लेंगे, उनकी अभिवृद्धि जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों के अंतर्गत ये सारी चीजें होती नहीं, क्योंकि आजकल बालक है वो क्योंकि जो टेक्निक इतनी बढ़ चुकी है कि बच्चे हैं वो हर तरह की टेक्निक का यूज करने लगे हैं मोबाइलों के द्वारा, तो पूरा टाइम उन्हीं पर ध्यान देते हैं। लेकिन वो ये बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य है, उसमें आगे जाकर पहल करें। हम अगर अध्यापक हमें नहीं समझा रहा है तो हम क्यों ना आगे बढ़े, हम उस चीज को समझने का प्रयास करें, तो वो इस कार्य को नहीं करते हैं। तो विद्यार्थी हैं उनकी जो पहल है उसका अभाव देखा गया है। नेक्स्ट है विद्यालय के अतिरिक्त कार्य को समझा जाना। अब जो एक पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है उसको क्या माना जाता है कि विद्यालय के अतिरिक्त का कार्य है ये, और ये कार्य कौन सा है, विद्यालय से अलग हटकर है। इस कार्य को इसकी पेमेंट हमें नहीं मिल रही है, अध्यापक क्या सोचते हैं कि इसकी पेमेंट हमें नहीं मिल रही, और विद्यार्थी क्या सोचते हैं इसके अंक हमें नहीं मिलेंगे। तो दोनों ही बात हो गई, अध्यापक है वो सैलरी पर डिपेंड है कि हमें सैलरी थोड़ी ना मिल रही इसकी हम अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, और विद्यार्थी है वो ये सोचते हैं कि हमें इसके कोई अंक प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हमारी शैक्षिक निष्पत्ति में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी कारण इसमें कमी देखी जाती है वर्तमान स्थिति के आधार पर। और अंत में है शिक्षण एवं सहगामी क्रियाओं का सामंजस्य न होना। अब जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाया जाता है, ठीक है, और जो शिक्षण कार्य है ऐसा समझा जाता है कि इन क्रियाओं को करवाएंगे तो बच्चे हैं वो पढ़ने से ध्यान हट जाएगा, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। इन क्रियाओं को पहले तो तैयारी में बच्चों को तैयारी करवाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, फिर इनका आयोजन होगा तब पढ़ाई खराब होगी, और फिर जब अंत में बच्चों को शिक्षण करते करते शिक्षण की जो मार्ग पर आते आते उन्हें समय लग जाएगा। मतलब कि पूर्व, मध्य और अंत तीनों के बारे में ये सोचा जाता है कि इनका आयोजन करवाने से पूर्व और बाद में बच्चे हैं वो पढ़ाई से अलग हो जाएंगे, उनका लगाव कम हो जाएगा। इसी कारण ये सारी जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए समस्याएं देखी गई है रिसर्चों के आधार पर। अब अंत में आप लोग लिखिए गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न, इसमें आप लोगों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा
तथा पाठ्य सहगामी क्रिया की पाठ्य सहगामी क्रियाओं की वर्तमान स्थिति बताइए। ठीक है, एक ही प्रश्न को आपको निबंधात्मक प्रश्न के रूप में करना है। पहले तो घटनाएं कौन सी घटनाएं आती है वो लिखनी है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की वर्तमान स्थिति लिखनी है। और अंत में दोस्त निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।